हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थोड़े आगे के टॉपिक पे। हमने अब तक के जितने भी वीडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बनाए हैं वहाँ पे हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में देखा। हमने देखा कि किस तरीके से फंडामेंटल पार्टिकल को हम लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, मेसॉन, बेरियॉन्स, हेड्रॉन्स का जो पूरा क्लासिफिकेशन है हमने उसके बारे में काफ़ी हद तक काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन कर लिया। देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको कहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर। ना मुझे पता किसी भी एटम के अंदर अगर मैं बात करना स्टार्ट करूँ, कोई भी एटम अगर मैं उठाता हूँ, उस एटम के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और फिर आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं जब हम एटम की बात करते हैं, जिसको हम मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। वो अलग बात है कि प्रोटॉन भी किसी का बना है, न्यूट्रॉन भी किसी का बना है, इलेक्ट्रॉन तो लेप्टॉन है, सब फंडामेंटल पार्टिकल है। बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स कि प्रोटॉन किसका बना है, क्वार्क्स का बना है, मेसॉन्स का बना है या किसका बना है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल। अब मुझे पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर के शेल्स में प्रेजेंट होता है। ना इसमें एक और चीज़ याद रखना, आपके जो प्रोटॉन का वजन और आपका जो न्यूट्रॉन का वजन है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम, बहुत माइन्यूट फर्क आता है, बहुत ही माइन्यूट फर्क आता है। तो यू कैन से कि प्रोटॉन का जो वजन होता है और न्यूट्रॉन का जो वजन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो मैं यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहूँगा। आप उसको याद रखना कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज निकल के आता है वो निकल के आता है 1.6022 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज निकल के आता है वो होता है प्लस में 1.6022 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव में होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उतना ही चार्ज होता है पर नेगेटिव में होता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, पहली बात। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दूसरी बात। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तीसरी बात। मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.672 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। वैसे अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो होता है 9.107 के आसपास इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। आप चाहो तो लिख सकते हो। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। अब देखो डिफरेंस समझने की कोशिश करना, 1.672 1.675, तो बस मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट है सिर्फ उसमें फ़र्क है ना। अब हमारे पास एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं 1 AMU। 1 AMU जो डिफाइंड हुआ उसको कहा जाता है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। और अगर मैं ग्राम्स में लिखूँ तो दिस विल बी 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। तो अगर इतना ग्राम हमारे पास कोई वजन होता है तो हम उसको 1 AMU कहते हैं, या इतना केजी में अगर 24 से 3 का डिजिट होता है, डिफरेंस होता है ग्राम में और किलोग्राम में, तो इट विल बी कॉल्ड एज 1 AMU। तो अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन को जो कि इतना केजी है, अगर इसको 1 AMU, इसको अगर मैं AMU में कन्वर्ट करूँ तो इसका आंसर कहीं ना कहीं निकल के आता है 1.00757 AMU। 1.00757 AMU। वहीं पे अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो इसका आंसर कहीं ना कहीं निकल के आता है 0.000548 AMU। वेयर एज ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मैं इसको AMU मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं AMU में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो इसका आंसर निकल के आएगा 1.00893 AMU। तो आप अगर एक डिफरेंस देखो ना, बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। यहाँ पे 757 है, यहाँ पे 893 है। तो हम लोग ना मास ऑफ प्रोटॉन को और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU रखते हैं। इट्स 1 AMU। और इसको भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 1 AMU, बिकॉज अगर आप नोटिस करो तो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 0 का डिफरेंस आता है। एंड इलेक्ट्रॉन को तो हम अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम 0 AMU कंसिडर कर सकते हैं, 0 AMU, बिकॉज 3 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स के बाद 548 AMU। अब दैट डज नॉट मीन कि वो 0 AMU है, हमने उसको अप्रॉक्सीमेटली कंपैरेटिवली 0 AMU लिया है। अब अगर आप ऑन दी कॉन्ट्ररी कंपेयर करो मास ऑफ प्रोटॉन को और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर दोनों के मास के साथ कंपेयर करो, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं करूं तो इसका आंसर निकल के आता है 1837। दैट सिंपली मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड कर दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यहीं पे इधर ही डिवाइड कर दो, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा कि 1837 टाइम्स मेरा प्रोटॉन जो होता है वो मेरे इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। ठीक है, सो दैट्स 1837 टाइम, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। इसीलिए जब भी आप कभी एटम के वजन की बात करते हो, जब भी हम एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं कि भाई बताओ मेरे पास प्रोटॉन कितना और मेरे पास बताओ न्यूट्रॉन कितना, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, और हमने कंसिडर क्या कर लिया, एक प्रोटॉन के वजन को हमने 1 AMU कंसिडर कर लिया और एक न्यूट्रॉन के वजन को हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU कंसिडर कर लिया। अप्रॉक्सीमेटली, दैट्स नॉट एन एक्यूरेट आंसर, हम अप्रॉक्सीमेट करके चलते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे हम उसको कहेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर, क्योंकि एटम का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर ही कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रेजेंट होता है, समझ में आया। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं हम उसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करने के लिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम लोग उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, Z एटॉमिक नंबर। तो कभी भी जब हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे उसमें क्या लिखते हैं, Z लिखते हैं, जहाँ पे वो बताता है प्रोटॉन कितने हैं, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और ऊपर हम लिखते हैं उसके ऊपर A जो आपको बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको उस एटम के वजन के बारे में पता चलता है। नो डाउट अगर एक्यूरेट आंसर निकालना है तो आपको इलेक्ट्रॉन का वजन भी कंसिडर करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपके इलेक्ट्रॉन के सामने बहुत ज़्यादा मास है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी स्लाइट डिफरेंस है। मैं कह सकता हूँ कि न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लिटिल ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन विच इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज हाउ यू कैन से। तो ये हमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया। अगर ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसमें अगर कहीं पॉइंट्स में कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये फैक्चुअल वैल्यूज़ हैं, या तो आपको गूगल पे कहीं पर भी मिल सकती हैं आराम से, गूगल इमेजेस में जाके। इसके लिए अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आनी चाहिए सर आपने ये पॉइंट में मिस्टेक कर दिया, ये दिस आर फैक्चुअल वैल्यूज़, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। आई होप फंडा क्लियर हो गया। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे न्यूक्लियस को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे न्यूक्लियस को क्लासीफाई करना है। याद रखना न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब भी हम बात करेंगे, हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते, ठीक है। हम नंबर ऑफ जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। अगर अंदर से कोई प्रोटॉन गायब होता है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन भी गायब हो जाएगा। सो आप यूँ समझ सकते हो जो भी अंदर यहाँ पे होगा वो सेम चीज़ फिर बाहर हो जाएगी। अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन का नंबर कम होता है तो इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहाँ पे मेंटेन होती है। अब सबसे पहले टाइप का न्यूक्लियस जो मेरे पास आता है उसको कहा जाता है आइसोटोप। नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय आइसोटोप? दो एटम्स होंगे, सेम एटम्स होंगे, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हमारे एलिमेंट्स में, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं, हमने 118 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कैसे किया, क्यों हम उनको अलग अलग एटम्स में, क्या डिफरेंस है एटम में डिफरेंस होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो अलग एटम्स जब हम तब बोलेंगे कि दो एटम अलग है जब उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। अगर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन्स, हम कहेंगे ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर 2 एटम्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है पर वजन, मतलब एक ही माँ के 2 बेटे हैं पर दोनों का वजन अलग अलग है, तो एक ही माँ के 2 बेटे हैं पर वजन अलग अलग है, तो हम उनको कहेंगे कि इसमें भी सेम नंबर ऑफ जीनोम सेम है, खून सेम है, पर वजन अलग अलग है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये भी 1 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन वाला, पर इसका वजन हल्का है, इसका वजन भारी है। सो यू कैन नॉट कॉल देम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। आप उनको 2 अलग एलिमेंट्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि उसका वजन कितना। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 2 अलग अलग एलिमेंट्स, 2 अलग अलग एटम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बस नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर अलग अलग है, न्यूट्रॉन अगर अलग अलग हैं, तो हम उनको कहेंगे दे आर आइसोटोप। फॉर एग्जांपल लेट अस से मेरे पास क्लोरीन है, मेरे पास क्लोरीन है, इसमें भी 17 एटॉमिक नंबर है, इसमें भी 17 एटॉमिक नंबर है। अब ये 17 से क्या समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 17, प्रोटॉन्स विल बी 17, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 17, प्रोटॉन्स विल बी 17। तो कोई देखने वाला इंसान क्या कहेगा, सेम एटम्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव गॉट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है तो वो दोनों एक ही तो एटम है। पर नहीं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 35 और इसका एटॉमिक मास नंबर जो निकल के आता है वो निकल के आता है 37। नाउ व्हाट डज 35 मीन? 35 का मतलब हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसके अंदर 35 है, और 37 का मतलब हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसमें 37 है। तो फर्क क्या हो गया इनके बीच में? तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितने हो जाएंगे, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितने हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएंगे 18 और इसमें हो जाएंगे 20। तो मुझे बताओ फर्क कहाँ पे आया? फर्क आता है सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बीच में। बाकी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होगा, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोटॉन सेम है पर न्यूट्रॉन अलग अलग हो रहे हैं, और न्यूट्रॉन ही मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है उनके बीच में जो उनको अलग करता है। तो ये हैवियर क्लोरीन है और ये हल्का क्लोरीन है, समझ में आया? तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटोप। पीरियोडिक टेबल में इनकी जो पोजीशन है वो एक ही होगी, 2 अलग अलग पोजीशन नहीं बनाएंगे। रीजन क्या होता है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है। भाई किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे बेस्ड है, वो न्यूट्रॉन पे या मास पे बेस्ड नहीं है, वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम कहेंगे बोथ ऑफ देम आर सेम एलिमेंट्स,
सेम एलिमेंट के एटम्स हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। अब प्रॉब्लम ये है कि पीरियोडिक टेबल में बनाते समय हम क्या लिखें, मतलब पीरियोडिक टेबल जब हम बना रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में चलो क्लोरीन तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया, ऊपर कितना लिखूँ, शुड आई राइट 35 और शुड आई राइट 37? तो इसका आंसर बड़ा आसान है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज लेना। क्या बोलते हैं उसको? एवरेज एटॉमिक मास नंबर। तो एवरेज एटॉमिक मास नंबर कैसे निकालते हो, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हो? बड़ा आसान है भाई, नेचर में पता करो, ये वाला क्लोरीन जो है, ये वाला जो क्लोरीन है जिसको हम आइसोटोप कहते हैं, ये दूसरा आइसोटोप है, ये पहला आइसोटोप है, इसके अंदर कितना अबंडेंस है उसका, परसेंटेज अबंडेंस कितना है उसका, परसेंटेज अबंडेंस कितना पाया जाता है, और पता करो इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है नेचर के अंदर, तो इसका परसेंटेज अबंडेंस। तो ये पता चलता है कि नेचर में, कुदरत में, जब आप 100 क्लोरीन के एटम लेके आओगे तो 75% टाइम चांसेस है कि आपको ये मिलेगा और 25% टाइम चांसेस है कि आपको ये मिलेगा। मतलब अच्छी खासी उसकी अबंडेंस है, ऐसा नहीं कि कम है, वो 25% टाइम वो मिलेगा और 75 चांसेस है कि ये मिलेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बड़ा आसान है। आपका पहला जो आइसोटोप है उसका मास कितना है, उसका मास है 35 इज़ AMU, ओके, बिकॉज 35 मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास हमने कितना कंसिडर किया, 1 AMU किया, तो दिस विल बी 35 मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज कितना है, उसका परसेंटेज है 75%, प्लस दूसरा आइसोटोप कितना है 37, तो दिस विल बी 37 AMU मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना होता है, 25% होता है, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि आप सब जो कर रहे हो 100 में से कर रहे हो। तो आप इसका जब आंसर ढूंढ के निकालोगे तो आपको निकल के आएगा 35.5 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 35.55 के आसपास आएगा। मैथमेटिकल एरर हो सकती है मेरे से थोड़ी बहुत, आप चेक कर लेना, ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है। तो दिस विल बी 35.55 AMU। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, अब मुझे पीरियोडिक टेबल में अगर लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 35.5। ये आपका नॉर्मल एवरेज नहीं है जिसमें दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, अगर ऐसा होता तो क्लोरीन 36 निकल के आना चाहिए था, 35 और 37 का एवरेज 36 आता है, बट दिस इज नॉट द नॉर्मल एवरेज, जहाँ पे आप 2 नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दे रहे हो, ठीक है, अगर 2 नंबर है। अब अगर ऐसे 3 आइसोटोप होते तो आप तीसरा आइसोटोप भी ऐड कर लेते, प्लस कर लेते, उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसका परसेंटेज अबंडेंस होल डिवाइडेड बाय फिर 100 आ जाता। तो आइसोटोप्स के केस में आपको याद रखना है, जब भी आप आइसोटोप्स की बात कर रहे हो तो हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। अब देखो एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे, जिसका परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा होता है, जिसका परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा होगा, एवरेज उसकी तरफ शिफ्ट होने लगती है। तो अगर मान लो यहाँ तो 75-25 था, फिर भी चलो 35.5 निकल के आया, इट्स 75, इट्स 25, मैं कह सकता हूँ कि ये आपका 1/3 है या 1/4 है, वो इट्स 1/4, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1/4, एंड मैं ये कह सकता हूँ कि आपका ये 3/4 ये मिलता है आपको। तो परसेंटेज 35 की तरफ शिफ्ट होगी, एवरेज जो है वो 35 की तरफ शिफ्ट हो गया। मान लेते अगर मान लेते कि ये 90% मिल रहा होता और ये सिर्फ 10% मिल रहा होता, तो सोचो एवरेज और भी 35 की तरफ चली जाती, और अगर ये 99% मिल रहा होता और अगर ये सिर्फ 1% मिल रहा होता तो एवरेज ऑलमोस्ट 35 आ जाती। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि एवरेज के फॉर्मूले में अगर आप देखो तो यहाँ पे 75 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, 25 होते हुए भी एवरेज 35.5 निकल के आ रही है, इट्स नॉट 36, इट्स नॉट 30। जिसका परसेंटेज अबंडेंस बढ़ेगा, जिसका परसेंटेज अबंडेंस बढ़ेगा, मेरा एवरेज उस नंबर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। अब इसका समझाने का रीज़न ये है कि आप अगर और आइसोटोप्स देखते हो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप अगर और आइसोटोप्स देखते हो, जैसे बात करते हैं हम हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला आइसोटोप्स क्या होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3। फिर आप बात करते हैं कार्बन की, कार्बन 6, 12, कार्बन 6 लेट अस से 14, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में लिखते समय हम कार्बन एग्जैक्टली कार्बन 612 लिखते हैं और एग्जैक्टली हाइड्रोजन 1,1 लिखते हैं, क्योंकि बाकी के जो आइसोटोप्स हैं उनका परसेंटेज अबंडेंस इतना कम है। ये यहाँ पे इसको ट्रिटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको प्रोटियम कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ठीक है। इसको नॉर्मल कार्बन कहते हैं और इसको हैवी कार्बन कहते हैं, कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव है, कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव, जिसको हम कार्बन डेटिंग में यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनका परसेंटेज अबंडेंस इतना कम है कि इनकी जब एवरेज निकाली जाती है तो वो पूरी की पूरी इसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इसका परसेंटेज अबंडेंस बहुत ज़्यादा, इवन तो इनके मास ज़्यादा है पर परसेंटेज अबंडेंस इसका बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 99 के आसपास आपको ये मिलेगा। इसका भी परसेंटेज अबंडेंस नेचर में कार्बन 12 ही भर भर के पाया जाता है। एक और कार्बन होता है कार्बन 6, कार्बन 13, ये भी बहुत 13C कार्बन, आपने अगर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी तो आप 13C कार्बन की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, 13C H1 13C, ठीक है। तो ये भी बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है, मतलब कह सकता हूँ 1 in millions, 1 या 1 और 2 in millions, समझ में आया। तो पूरी की पूरी परसेंटेज अबंडेंस इसकी तरफ आती है। तो पीरियोडिक टेबल में मुझे एवरेज लेने की ऑलमोस्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लूँगा भी तो वो इसकी तरफ ही आने वाली है। तो कार्बन को हम कार्बन 12 भी लिखते हैं, तो इसलिए आप पीरियोडिक टेबल को नोटिस करना,
बहुत जगहों पे आपको एलिमेंट्स का जो वजन होता है वो फ्रैक्शन में मिलता है, जैसे 56 पॉइंट, 21 पॉइंट, 59 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 20 पॉइंट। दैट फ्रैक्शन इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि उसके आइसोटोप्स पॉसिबल हैं। दे हैव गॉट अगर किसी का गलती से अगर होल नंबर आ रहा है जैसे हाइड्रोजन 1, दैट सिंपली मीन्स कि उसके ऐसा नहीं है कि उसके आइसोटोप्स नहीं है, उसके आइसोटोप्स होंगे शायद, पर उसका जो एवरेज निकल के आ रहा है वो हाइड्रोजन 1 की तरफ आ रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि उसका परसेंटेज अबंडेंस बहुत ज़्यादा है और बाकियों का परसेंटेज अबंडेंस बहुत कम है। तो मुझे उम्मीद है कि आइसोटोप्स के बारे में आपको समझ में आ गया। आपका होमवर्क ये है कि आप गूगल करो या कहीं से भी देखो, आप अलग अलग टाइप के आइसोटोप्स, हर एक एलिमेंट के कितने अलग अलग टाइप के आइसोटोप्स हैं। मेन आइसोटोप्स आप याद रखोगे किसके? मेन आइसोटोप्स आप याद रखोगे हाइड्रोजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के। ये मेन आइसोटोप्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आने वाली केमिस्ट्री जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री हायर लेवल की भी या लोअर लेवल की भी कहीं ना कहीं वो इनके आसपास ही घूमती है और ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कार्बन तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बिकॉज वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं। क्लोरीन भी कहीं ना कहीं आ जाता है। अगर मैं हेटेरो एटम्स की बात करूँ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये तीन ही हैं जो मेरे मेन आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा आप मेन एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा आप सल्फर का भी थोड़ा बहुत याद कर लेना। आप पता करोगे किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और उनका परसेंटेज अबंडेंस कितना है। गूगल पे सारी चीज़ अवेलेबल है, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए गूगल के साथ, आपको सब चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आइसोटोप्स में फ़र्क क्या होता है? सिर्फ न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूक्लियाई की तरफ। ओके, सो हमारे पास जो अगले टाइप का जो न्यूक्लियाई है उसको कहा जाता है आइसोबार्स। अब इसमें ना मैं एक और मैं ले रहा हूँ जिसको कहा जाता है आइसोबार्स, एंड जिसको मैं कह सकता हूँ मिरर न्यूक्लियाई। ये दोनों को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। देखिए, अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन का ट्रिटियम है और मेरे पास हीलियम का वन ऑफ द आइसोटोप है, ये हीलियम का वन ऑफ द नॉर्मल आइसोटोप हीलियम 2:4 होता है, ऊपर 2 और 4 होता है नॉर्मल हीलियम का। यहाँ पे मेरे पास हीलियम 2 और 3 है। अब इन दोनों आइसोटोप्स में क्या सिमिलरिटी है? सबसे पहले सिमिलरिटी कि दोनों का वजन सेम है। अब दोनों का वजन सेम है, दैट डज नॉट मीन कि दोनों सेम टाइप के एलिमेंट हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट कौन अलग होगा कि नहीं वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, प्रोटॉन कितना होगा 1, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? बिकॉज वी नो 3 का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन 1 है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन 2 होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दैट करस्पॉन्ड्स टू, ये 2 क्या बताता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताता। वेरएज यहाँ पे 3 क्या तुमको बताता? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताता। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 1। तो जरा ध्यान से देखना, इफ़ यू लुक केयरफुली ओवर हियर, दे हैव गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे हैव गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। अनफॉर्चुनेटली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो एडिशन है वो सिमिलर आता है, सेम आता है। तो दे हैव गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ, दे आर डिफरेंट एटम्स, different number of protons, different number of neutrons. Unfortunately proton plus neutron is coming out to be same. उनकी physical property same होगी but chemical properties अलग होंगी। इनको अलग अलग periodic table में space दी जाएगी क्योंकि they are different elements, but unfortunately उनका वजन same है। और हमारा जो modern periodic table है वो वजन पे बेस नहीं है, वो किस पे बेस है? atomic number पे, यानी number of electrons पे, and they have got different number of electrons and different number of protons. एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम एंड कैल्शियम 1940 2040। सो 19 का मतलब इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन 21, इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20। ठीक है, यहाँ तो भाई 2020 चल रहा है, बहुत बेकार है 2020 जाए, कोरोना ने जीना हराम कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो कैल्शियम है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, प्रोटॉन अलग अलग है, अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर सेम आता है। तो हम इनको कहते हैं आइसोबार्स। अब जरा एक चीज़ पे और नोटिस करना, यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर कितना था 1, न्यूट्रॉन का नंबर कितना था 2, यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर कितना है 2, न्यूट्रॉन का नंबर कितना। ऐसा नहीं लग रहा है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बंदे हो, ऐसा नहीं लग रहा मैंने मिरर इमेज ले ली है, बदल गया है, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर इंटरचेंज हो गया है। ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन्वर्स हो जाते हैं, मिरर इमेज। ठीक है, मैं इसको सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ मिरर इमेज के साथ। तो जहाँ पर आपको मिरर इमेज मिलती है उनको एक और नाम दे दिया जाता है, मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है, इनको एक और नाम दे दिया जाता है, और क्या कह दिया जाता है? मिरर न्यूक्लियाई। तो मिरर न्यूक्लियाई में अब मोस्ट ऑफ द टाइम वो आइसोबार ही होगा, क्योंकि अगर प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर एक्सचेंज हो रहा है तो इट हैज़ टू बी एन आइसोबार। बट ऐसा नहीं कि हर आइसोबार मिरर न्यूक्लियाई होगा। जैसे यहाँ पे देख लो,
आर दे मिरर न्यूक्लियाई? नो, ये आइसोबार हैं बट वो मिरर न्यूक्लियाई नहीं है, बिकॉज न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर इंटरचेंज नहीं हुआ है. इट्स नॉट इंटरचेंज, इट्स एन आइसोबार बट इट्स नॉट अ मिरर न्यूक्लियाई. इट्स एन आइसोबार बट इट्स ऑल्सो अ मिरर न्यूक्लियाई. तो मिरर न्यूक्लियाई होने की कंडीशन क्या है कि वो आइसोबार होना चाहिए, बट आइसोबार है दैट डज नॉट मीन कि मिरर न्यूक्लियाई होगा. आई होप यहाँ तक समझ में आया. अगले टाइप के न्यूक्लियाई पे चलते हैं. ओके, सो दो डिफरेंट टाइप के और न्यूक्लियाई हमारे पास आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आइसोडायफर्स और फिर होता है मेरे पास आइसोटोन्स. पहले आइसोडायफर्स की बात करते हैं. देखो, आइसोडायफर्स का मतलब होता है ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास अलग होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब सब कुछ अलग है, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन सेम है, ना प्रोटॉन सेम है, ना न्यूट्रॉन सेम है, पर गलती से आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिफरेंस आता है वो सेम निकल के आता है. न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना आएगा? 6 - 5 इज 1. न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन विल बी 7 - 6. आंसर कितना निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा 1. सो ऐसे न्यूक्लियाई है जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो डिफरेंस है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन विल बी इक्वल टू न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन फॉर ए एलिमेंट, फॉर ए न्यूक्लियाई एंड फॉर बी न्यूक्लियाई. उनको कहा जाता है आइसोडायफर्स. क्या कहा जाता है? आइसोडायफर्स. एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ. नाइट्रोजन 715, नाइट्रोजन 9 एंड 19, दे आर आइसोटोप्स. नाइट्रोजन का आइसोटोप है, यूजुअल नाइट्रोजन का आइसोटोप नाइट्रोजन 714 होता है, ये आइसोटोप है. ये फ्लोरीन का आइसोटोप है 9 एंड 19. आप इनके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का डिफरेंस निकाल के देखो, दे विल बी आइसोडायफर्स. ठीक है, तो ना इलेक्ट्रॉन सेम है, ना प्रोटॉन सेम है, ना मास भी सेम नहीं है. ये 11 है, ये 13 है, कुछ भी सेम नहीं है. ये बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो डिफरेंस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस, वो सिमिलर निकल के आता है. फिर हमारे पास आता है जिसको कहा जाता है आइसोटोन्स. नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय आइसोटोन्स? देखो, यहाँ पर गलती से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाता है. और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी सेम नहीं होगा. जैसे यहाँ का वजन कितना आ रहा है 3, यहाँ का वजन कितना आ रहा है 4, यहाँ का वजन कितना आ रहा है 1, यहाँ नंबर 1 और इसका नंबर कितना है 2. प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 2, दोनों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन इसमें 2, बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गलती से सेम हो जाता है. तो इफ दे हैव गॉट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हम उनको कहेंगे आइसोटोन्स. क्या कहेंगे उनको? आइसोटोन्स. आई होप यहाँ तक समझ में आया. ओके, सो बताओ आइसोटोप्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है, मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन विल बी इक्वल टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विल नॉट बी इक्वल टू न्यूट्रॉन. तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फॉर ए विल नॉट बी इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फॉर बी. समझ में आया? मतलब उनके वजन में फ़र्क आएगा. ठीक है, सेम एलिमेंट होंगे, ए और बी सेम एलिमेंट होंगे, दो एटम है. ए डज नॉट मीन एलिमेंट. ए और बी जो है वो सेम टाइप के एटम्स होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन और प्रोटॉन भी सेम है. न्यूट्रॉन में फ़र्क आ गया दोनों के. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का रेशियो एडिशन, ये जो सम है वो अलग अलग है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार्स? आइसोबार्स का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, हाँ न्यूट्रॉन जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फॉर ए विल बी इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फॉर बी. दोनों के में गलती से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो समेशन है वो इक्वल आ जाएगा. यहाँ पे अलग आता है, यहाँ पर सेम आता है. तो अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अलग आ रहा है तो आइसोटोप्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम आ रहा है तो आइसोटोन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार्स है. व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोन्स? आइसोटोन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफरेंट, प्रोटॉन्स will be different, but unfortunately न्यूट्रॉन will be equal to न्यूट्रॉन. जितने न्यूट्रॉन ए में प्रेजेंट हैं उतने ही न्यूट्रॉन बी में प्रेजेंट होंगे, बट सिंस प्रोटॉन अलग अलग हैं तो ना तो इनका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो ए होगा विल नॉट बी इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन फॉर बी, बिकॉज इवन तो न्यूट्रॉन सेम है बट प्रोटॉन तो अलग अलग है ना. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम और इसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम इक्वल नहीं होगा. उसके बाद आइसोडायफर्स की बात करते हैं. आइसोडायफर्स का प्रॉब्लम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी इक्वल नहीं होंगे, न्यूट्रॉन्स भी इक्वल नहीं होंगे, बट गलती से न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन फॉर ए विल बी इक्वल टू न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन फॉर बी. तो उनको हम क्या कहेंगे? आइसोडायफर्स. मतलब इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो में जो डिफरेंस आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस आता है वो सेम होगा. फिर हमने पढ़ा मिरर न्यूक्लियाई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ ए हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ ए हो जाएगा. अब यहाँ पे जो प्रोटॉन्स आएंगे और जो न्यूट्रॉन्स आएंगे दे विल बी इंटरचेंज्ड, दे विल बी इंटरचेंज. इवन दो वो अलग अलग होंगे, दे विल नॉट बी इक्वल,
बट वो क्या हो जाएंगे, वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हम उसको क्या कहेंगे, मिरर न्यूक्लियाई। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो 11, 12, BSc, MSc के किसी भी स्टूडेंट के लिए वीडियो यूजफुल है। तो अगर आपने भी वीडियो पहली बार देखा तो जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर लो। जितने भी लोग हैं जो अभी तक हमारे साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो इन वीडियोज़ को वहाँ तक भेजो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आने वाला जो वीडियो होगा वो ऑब्वियसली मैं बात करूंगा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। हमने डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई देख लिए हैं, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियर। तब ये न्यूक्लियर स्टेबल क्यों होता है? शायद न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पे एक वीडियो नहीं बन पाएगा, उसमें 3-4 वीडियो बनेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पे, क्योंकि उसका एक फैक्टर नहीं है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए। देयर आर मेनी डिफरेंट फैक्टर्स फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम। कोरोना का टाइम चल रहा है, 2020 इज रियली गेटिंग वर्स्ट। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।